अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद। रमज़ान की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बार फिर ये रमज़ान मैसर आया है। महीनों में बहुत ऊंची है जिसकी शान, आया है वो हर मोमिन के लब को बख्शने मुस्कान, आया है जो अपने साथ लाता है रहमत हक़ ताला की। मुबारक हो वही मेहमान आया है। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों की इब्तिदा हो चुकी है। खुदा का लाख शुक्र कि एक मरतबा फिर जिस तरह हमने कहा कि इस मुक़द्दस माह की ये सातें हम सबको नसीब हुई हैं, और जिस तरह हर साल 365 दिन दुनिया भर की मसाजिद अल्लाह ताला और उसके महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द सना करने वालों से आबाद रहती हैं, लेकिन इस मुबारक महीने का आगाज़ होते ही हमें पूरी इस्लामी दुनिया में गोया रंगो नूर की एक बहार नज़र आती है। और ना सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि दुनिया के किसी खत्ते में आप चले जाएं, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है वहाँ हमें रूह परवर इज्तिमात, उन तकरीबात का सिलसिला नजर आता है। बिल्कुल, मसाजिद की रौनकें दोबाला हो जाती हैं और नमाजियों का रश भी कई गुना बढ़ जाता है। शहर अफ्तार का तो अपना ही एक मज़ा होता है, एक नज़ारा होता है, हर तरफ रौनकें होती हैं। अच्छा, ये वो महीना है जिसका इंतज़ार हम सब बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और यही बात होती है कि किस तरह से ज़्यादा इस रमज़ान में फ़ायदा ले सकें, हम नेकियां समेट सकें। बिल्कुल। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक से मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रजब का महीना शुरू होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान बाबरकत बना दे, हमें रमज़ान नसीब फरमाए। यानी रमज़ान का इंतज़ार, रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार किए हमें नसीब फरमाए। और उस रमज़ान के महीने को पाने के बाद कैसे अल्लाह की रहमत को समेटना, बहुत सी नेकियां करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना अल्लाह ताला से, यही हम सब की कोशिश होती है। तो आज पहला रोज़ा और आपसे हमारा ये ताल्लुक़ है रमज़ान और हम में 4:30 बजे से हमारा ताल्लुक़ जुड़ेगा हम न्यूज़ पर। तो आपको एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं अपनी रमज़ान और हम की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। और जब बात हम रमज़ान की कर रहे हैं, पहले रोज़े की कर रहे हैं, तो सहरी में आपने क्या खाया? क्योंकि अच्छा शुरू में ये होता है ना कि हम बड़ा प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं कि सहरी में ये होना चाहिए, इफ्तारी में ये होना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना हम कहते हैं नीचे अपनी रूटीन पे अपनी मर्जी से आप आना शुरू कर दें। सहरी में क्या खाया पहली सहरी? मेरा ख्याल है हर किसी का थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ। मेरे लिए स्टार्टिंग के जो रोजे होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा कम खाता हूँ सहरी में, स्पेशली मुझे क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना, अपने स्टमक को आदी बनाना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है खाना हेल्दी भी है और ज्यादा भी नहीं मैंने खाना। मैं वैसे भी आपको पता है कि मैं कम खाता हूँ, बहुत ज्यादा खाता नहीं हूँ। तो अब आप मांस क्यों रही हैं सभी? कहने में बहुत कम खाता हूँ, मैं ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, स्पेशली सुबह के वक्त तो मैं बहुत कम खाता हूँ। वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, लेकिन आप लोग जो हमें देख रहे हैं और ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, कोशिश होती है वो आप लोगों को भी सिखाएं। तो अपनी सेहत पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी हवाले से। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो हैं वो तजवीज़ करते हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सहरी में इस्तेमाल करनी चाहिए ग़िज़ाएँ लाजमी। अच्छा, इसके मुताबिक सहरी में हल्की फुल्की ग़िज़ा का हल्की फुल्की ग़िज़ा, रोटी हल्की फुल्की में आता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका जो साइज है रोटी का बड़ा मैटर है। हम 2, 3, 4 पराठे हम पूरा दिन जो फुल रहेंगे, एक रोटी खा लें। एग्जैक्टली, रोटी का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, सब्जियों और दालों का इस्तेमाल किया जाए। उससे ये होता है कि आपकी सेहत, आपको एनर्जी मिलती रहती है पूरा दिन। अच्छा, 1-2 खजूरें खाना भी जाहिर है, खजूर खाना वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो काफ़ी मुफीद साबित होती है सबके लिए, क्योंकि इसमें कॉपर और मैग्नीशियम समेत मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जात इसके अंदर होते हैं। और जो हम अक्सर कह रहे होते हैं ना, हमारे हेल्थ को जो है, हमारी बॉडी को जो है मीठे की भी ज़रूरत होती है। नेचुरल मीठा ये एक सोर्स है अच्छा कि आप खजूर का इफ्तारी में तो है ही है, लेकिन सहरी में खाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर हम सहरी की बात करें, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान की आज हम जरूर बात करते हैं कि वो कराची हो, इस्लामाबाद, लाहौर हो, मुल्तान हो, शेखुपुरा, जो शहर आप जिसका नाम ले, पेशावर हो, वहाँ पर हमने देखा कि अपने अपने अंदाज से सहरियाँ आज की गई। आगे बढ़ते हैं और रमज़ान की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने साथ दुनिया भर में जैसे रौनकें लेकर आया है, तो हम जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी का शहर, और यहाँ पर फ्रैंकफर्ट, बात करें बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह शानदार अंदाज से मुक़द्दस महीने का आगाज़ हुआ कि शहर के मरकज़ में सरकारी तौर पर रमज़ान की लाइटनिंग का एहतमाम किया गया। और ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग उमड़ आए। जर्मनी में हर साल
इस अंदाज से रमज़ान का इस्तकबाल किया जाता है और इसका मकसद मुल्क में मजहबी हम आंखी को फ़रोग देना है। कि वही वाली बात जो आप बता रहे हैं शुएब के हर जगह अपने अपने तरीके से वेलकम किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जर्मनी में ये हर साल इसी तरह से वेलकम किया, जो लोग बड़ा इंतजार कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। चलें, ये तो हमने बात की रमज़ान की, और लेकिन इस ट्रांसमिशन में हम आपसे कुछ और खबरें भी शेयर करेंगे, जैसे कि हम अपने ट्रांसमिशन में आपसे शेयर करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास एक खबर है जहाँ गोल्फ मैच के दौरान कैंगरूज के बड़े झुंड ने धावा बोल दिया। अब इससे हुआ ये, खेल में थोड़ी देर के लिए खलल पड़ गया। रियासत विक्टोरिया और गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ियों ने इस दिलचस्प मंजर की वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें शरारती कैंगरूज को गोल्फ कोर्स में भगदड़ मचाते हुए देखा जा सकता है। और खिलाड़ियों ने इस वाकये में जिसने कैंगरूज आए, उन्होंने इजहार किया है, बहुत ज्यादा है। हाँ कि एकदम जो है वो जाहिर है एंट्री हो गई है, गोल्फ का मैच चल रहा है, वहीं पर ढेर सारे कैंगरूज आगे उन्होंने एंट्री कर दी और वो अपनी जंप्स लगाते लगाते वो अपनी कोई गेम खेल रहे हैं जिसका मैं नाम नहीं पता। हाँ, अच्छा एक्चुअली माजिम भी हो चुका है ना, एक और भी गोल्फ कोर्स था, समथिंग लाइक हेरिटेज क्लब, वहां पर भी ये पहले ऐसा मंजर देखा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको वीडियो दिखाई ऑस्ट्रेलिया से, फ्रैंकफर्ट से, जहां पर ये कैंगरूज पहुंचे गोल्फ कोर्स में। बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है जिस पर 2-1 रोज से खासी बात भी हो रही है। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के रहनुमा जेफरी शॉन किंग, इन्होंने अपनी अहलिया रॉय किंग के हमरा इस्लाम कबूल किया। और जब इनकी हम बात करते हैं, आई रिमेंबर कि जब हम कुछ कैंपेन्स की बात करें, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर, बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने इस कैंपेन को चलाया। इसके अलावा जो इस वक्त हालात हैं गज़ा में, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो इसराइली हमलों के बाद फ़लस्तीनियों के हालात हैं, उनकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग उसको स्टडी कर रहे हैं। और ऐसे में इन्होंने भी उस सिचुएशन को पढ़ा, समझा, और जब रेजिलियंस का मामला इन्होंने देखा कि कितनी रेजिलियंट नेशन है फ़लस्तीन की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और जब ये साथ देते रहे हर तरह से गज़ा में जो इस वक्त फ़लस्तीनी है, तो मुख्तलिफ किस्म की मुखालफत का भी उनको सामना करना पड़ा। वो चैलेंजेस वहाँ सामने थे, हर चीज़ जिस जगह पर रह रहे थे वहाँ पर भी चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया और दायरा इस्लाम में वो दाखिल हो गए, उनसे मुतासिर हो। बिल्कुल, और ये वीडियो उन्होंने फेसबुक पे शेयर भी की है, और जिस तरह कलमा शहादत उन्होंने वहाँ पे पढ़ा और वो वीडियो उन्होंने शेयर भी किया, खासा इनको सराहा जा रहा है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं रमज़ान, और हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। अब हमारे साथ 3 ऐसी बहनें मौजूद हैं जो अपने हैरत अंगेज टैलेंट से सबको हैरान कर रही हैं और मेडल्स पे मेडल्स जीती जा रही हैं। मुझे ख्याल आया मैंने आज तक कोई मेडल नहीं जीता। एक घर में 3 बहनें और तीनों जो है अलग अलग हिसाब से ढेर सारे मेडल्स जीत रही है। जैसे स्क्वॉश प्लेयर से एक ही मैदान है, स्क्वॉश के मैदान में मुख्तलिफ लेवल्स पर ये जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रही हैं। एग्जैक्टली, महविश अली हैं, जूनियर अंडर 19 और वुमेन सीनियर टॉप सीड में खेलती हैं और अब तक कौमी और बैन अवी सतह पर 20 मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। सैरिश अली अंडर 15 में नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं और 10 से ज़ायद मेडल्स ये हासिल कर चुकी हैं। और महनूर अली अंडर 11 में एशियन जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने भी 1 दर्जन से ज़ायद मेडल्स हासिल किए हैं। और तीनों बहनें साथ मौजूद हैं, लेकिन बाकी बहन भाई भी स्क्वॉश खेलते हैं। तो आज तीनों को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। रमजान मुबारक आप तीनों को। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। स्क्वॉश ही क्यों? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन महविश से पूछते हैं, स्क्वॉश ही क्यों? असल में हमारा शौक तो था स्विमिंग का और बाकी गेम्स का, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान में इतने हाई लेवल पे खेली नहीं जाती स्विमिंग और ये, इनको इतना आगे वुमेंस के सपोर्ट नहीं किया जाता, तो मेरे बाबा ने हमारे लिए स्क्वॉश इसलिए चूज़ किया कि एक इंडोर गेम है, ये एक बहुत सेफ गेम है, ख़ासकर वुमेंस के लिए एक महदूद जगह में खेली जाती है और ये हर कोई खेल सकता है। तो मेरे पापा ने बोला, और इसमें असल में था कि आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपका माइंड, आपकी आंखें, आपकी फुल बॉडी, लाइक एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो मेरे पापा ने बोला कि नेगेटिव चीज़ों से अगर हम पॉजिटिव चीज़ में अपना टाइम डालें तो ज़रूर हम फिर आगे जा सकते हैं। आपने अपनी चीज़ों में अपनी उस एनर्जी को आपने चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। देख चुके हैं सब कि कैसे प्रोडक्टिव है। नो डाउट। अच्छा सैरिश, बाकी बहन भाई वो भी स्क्वॉश? जी बिल्कुल, मेरा सबसे बड़ा भाई है वो भी स्क्वॉश खेलता है और सबसे छोटी बहन है वो भी स्क्वॉश खेलता है। और सबसे अच्छा कौन खेलता है? मेरा बड़ा भाई सबसे अच्छा खेलता है। और मैं वो घूर रही है आपको। सेकंड पे आती है। ये सेकंड पे आती है। और महनूर कहाँ पे आती है? आप थर्ड पे आती है। हम दोनों थर्ड पे। आप कहाँ गई? हम दोनों थर्ड पे आते हैं। सेम। और छोटी बहन?
वो तो लास्ट लेवल है। तो उसने अभी खेलना स्टार्ट अभी किया। start छोटा सा रैकेट है, इतना छोटा सा। अच्छा अभी मतलब अच्छा, उसके तो मेंटोर्स ही घर पे होंगे ना, और सिखाने वाले घर पे होंगे। वैसे आप तीनों को किसने सिखाया? बाबा ने तो पुश तो किया इस गेम की तरफ, लेकिन सिखाया किसने? स्टार्टिंग मैं और मेरे भाई ने स्टार्ट लिया, और मेरे बाबा को भी इतना आइडिया नहीं था स्क्वॉश का, क्योंकि वो बैडमिंटन खेल चुके थे, क्रिकेट खेल चुके थे, बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके थे। सो ऑफ कोर्स उनको एथलीट तो थे, लेकिन उनको स्क्वॉश का इतना मतलब पता नहीं था। तो उन्होंने जब हमें देखा कि स्क्वॉश इतनी ज़बरदस्त गेम है, और जब हमने जहांगीर खान, जानशेर सर को जब टीवी वगैरह में देख रहे थे, तो मैंने बाबा को बोला बाबा स्क्वॉश ही सही है हमारे लिए। तो मैं भाई और मैंने एक साथ ज्वाइन किया, फिर 1 साल 2 साल बाद महानूर आई, और लास्ट में फिर सैरिश आई। अच्छा, आप लेट गई हैं? बिल्कुल। अल्लाह क्या बड़ी है, देखे इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? क्या स्टोरी है, बता सैरिश खुद सकते हैं? सुनाएगी। सैरिश सुनाएं जी। मुझे स्पोर्ट्स का इतना शौक नहीं था, बस बुक्स का ज़्यादा शौक था और स्कूल का शौक था, मतलब और सोने का। स्पोर्ट्स में इतनी नहीं थी, बिल्कुल लेजी थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा ठीक है। तो मेरे पापा कहते थे कि स्टार्ट कर लो, फिटनेस एक्टिव हो जाओगी, लेकिन मुझे स्टार्ट नहीं करना था। फिर मैंने इनको देखा कैसे ये लोग प्रोग्रेस कर रहे थे और कितने ये लोग। फिर आपने कहा उठो, ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। बिल्कुल। अच्छा, वैसे क्या ये एक महंगा खेल है? ऑफ कोर्स ये बहुत महंगा है, ये लॉन टेनिस और इनकी तरह बिल्कुल महंगा है, क्योंकि एक एक रैकेट हमारा 40,000 से अबव जाता है। वन बॉल हमारी जो हम एक दिन में तो ख़त्म हो जाती है बॉल, तो 700 तक एक बॉल है। हमारे शूज़ 20,000 15,000 के आसपास आता है। सो ऑफ कोर्स इट्स क्योंकि देखिए, जब हम किसी एक स्क्वॉश के प्लेयर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि इतना महंगा ये खेल है कि मैनेज नहीं हो पा रहा। आप घर में 5 लोग स्क्वॉश खेल रहे हैं, तो आपके बाबा क्या करते हैं जो इतना मैनेज हो रहा है ये खर्चा? ये अल्लाह ही जानता है कैसे मैनेज होता है, लेकिन मेरे बाबा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, और मैं उनकी मेहनत देख रही हूँ। हमारे दोनों पेरेंट्स, नॉट ओनली बाबा, मम्मा हमारे घर पे बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे मैचेस को देखने आती है, और सबसे बड़ी बात सपोर्ट करती है। तो मैं कहती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड, वी ऑल आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। ये बड़ा जरूरी होता है, फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना, फिर आप कुछ भी, स्पेशली बेटियों के लिए। लेकिन एक बात और है जो मुझे हल्की हल्की सी मालूम है, मैं चाह रहा था मैं इनसे पूछूं भी। वो नॉर्मली हम देखते हैं ना कि अच्छा, बेटी की पैदाइश के बाद, या फॉर दैट मैटर बेटियां जब बड़ी हो रही हैं, आप तो माएँ स्पेशली, अच्छा ये चीज़ बेटी के लिए रख देते हैं, गोल्ड लेके रख देते हैं, तो वो बड़ा मामला होता है हमारे यहाँ जनरली। अब ये हम कल्चर देखते हैं, मेरी शादी का है, अब ये मैं अपनी बेटी की शादी पे, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जहेज, गोल्ड, वो चीजें जमा होनी शुरू हो जाती हैं। मैंने सुना है कि वो जो गोल्ड जमा किया था या कर रहे थे, वो गोल्ड भी इन्होंने लगा दिया स्क्वॉश पे। क्या वाकई ऐसा होता है? व्हाट इज दैट स्टोरी अबाउट इट? स्टोरी ये थी कि हमने ऑफ कोर्स मेरे बाबा बहुत अच्छे काम करते, सेल मैनेजर थे मेडिसिन कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस था, एवरीथिंग। सो उन्होंने थोड़ी बहुत जॉब्स भी हमारे लिए छोड़ दी ताकि हमें फोकस करें। हमारे साथ स्क्वॉश आते थे बाकायदा, मेरी मम्मा बाबा दोनों हमें देखने आते थे, हमारी गेम्स देखने आते, हमें और भी सिखाने आते क्या क्या करें। मेरी मम्मा घर बैठ के, हम आते थे, हमारे लिए खाना, एवरीथिंग, हमारा डाइट प्लान पूरा बस रखा होता था कि आओ बेटा खा लो। तो मैं कहती हूँ ये गेम इतनी एक्सपेंसिव है, इस वजह से पापा को अपनी कार भी सेल करनी पड़ी और मम्मा की ज्वेलरी भी। यस, सो ऑफ कोर्स तो हमें आगे इसका हल भी मिलेगा, अल्लाह करे। इंशाल्लाह फल मिल रहा है। आप लोग ज़रा अपनी अपनी कैटेगरीज में माशाल्लाह बड़ी नुमायां आपकी पोजीशन है। मानूर बड़ी खामोश थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं मानूर से पूछूं। मानूर ने ये कहा कि ये दोनों बड़ी बहनें मुझे बात नहीं करने दी, तो हमने कहा इन दोनों के माइक म्यूट कर दे और सिर्फ मानूर बात करेंगे। ठीक है मानूर। मानूर, इवेंट कौन सा आ रहा है अब? अगला हमारा आ रहा है ऑस्ट्रेलियन जूनियर, जिसके लिए हम लोग को बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी रमज़ान में। तो वो भी रमज़ान में ही, रमज़ान के एंड में होगा, तो ईद भी हमारी ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। इससे पहले जो हमने अभी जीता है वो रिसेंटली स्कॉटिश जूनियर था, जिसमें मैंने गोल्ड लिया अंडर 11 में, और मैविश ने अंडर 15 में गोल्ड लिया, और सैरिश ने अंडर 13 में ब्रॉन्ज मेडल लिया। क्या करते हैं मेडल्स का आप लोग? बस वो गले में लगाते हैं, वो देखे वो तो लगाते हैं, मतलब घर में कोई आता होगा, वो पूछते होंगे बच्चे क्या करते हैं, बस ये मेडल्स लेकर आते हैं जी। यही बात है। ये होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मानूर, वैसे किसको आइडलाइज करती हैं स्क्वॉश में? स्क्वॉश में गेम के लिहाज से तो बहुत से लोग हैं जिनकी गेम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका रैकेट स्टाइल बहुत अच्छा होता है, जिनके ड्रॉप शॉट्स या फिर कुछ शॉट्स बहुत मुझे पसंद आते थे। मैं कॉपी करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन लगती नहीं है। तो जिसकी जो चीज़ अच्छी लगी वहाँ से वो अडॉप्ट कर ली और अपने खेल में। लेकिन आपकी अपनी बॉडी होती है ना, आप सब में अडॉप्ट नहीं कर पाते आप वो स्टाइल, आपका अपना एक नेचुरल स्टाइल होता है। लेकिन कभी कभी आप छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, या एक चीज़ सीख लेते हैं जो आप बड़े सीनियर से नहीं सीख पाते। तो हर किसी से हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हम अडॉप्ट करें। एक दूसरे से कितना सीखते हैं, ये मुझे लगता है मानूर को ही बोलना चाहिए। मानूर, आप कितना सीखती हैं सैरिश और मैविश से, और सिखाती कितना है? मैं
अब मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, जो ये नई शॉट या फिर अच्छी शॉट मारते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ मैं भी वही शॉट खेलूँ। ठीक है। और मैं बस पे प्रैक्टिस भी करती हूँ, लग भी जाती है। तो जब इन साथ फिर मैं खेलती हूँ, फिर मैं वही शॉट ट्राई करती हूँ, तो फिर कहते हैं अच्छा, तीनों की लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, क्योंकि बहनें हों और लड़ाइयाँ ना हो? पहले होती थी, बट जब से हमने स्क्वॉश में मतलब प्रोफेशनल बने, एक लेवल पे आए, तो हमें तीनों एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। अगर मैं हूँ तो अगर मैं इंडिविजुअली ये खेलती तो मैं कहती हूँ मैं इतना आगे नहीं जा पाती जितना मैं इन दोनों के साथ आगे जा रही हूँ, क्योंकि एक होता है एक सपोर्ट मिलती है, आपका कोई अंडरस्टैंड करने वाला, अच्छी बॉन्डिंग आप तीनों की बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह कभी कभी होता है कि मैच होता है तो आपकी ओपोनेंट का मैच ये दोनों मेरा देख लेते हैं, फिर कल आकर हम रात को डिस्कस करते हैं आपके ओपोनेंट ऐसा खेल लेती है, ऐसा खेल, आपने ऐसा खेलना है, तो हम डिस्कशन करते रहते हैं। खेल के अलावा और कोई डिस्कशन ही नहीं है तो लड़ाई किस बात पे होगी? डिस्कशन लड़ाई होती है घर में, वो किस बात पे होती है? जी जी मामून प्लीज बात कर रही थी। बोलिए बोलिए। जो हर बहन भाई करते वैसी लड़ाई तो होती अच्छा, रहती है। सबसे ज्यादा लड़ाका कौन है तीनों में से? ये यहीं से अंदाजा हो गया आपको कि ये दही खट्टा है। हम दोनों मिलके इसे तंग ये दोनों मिलके मुझे तंग करे तो मैं जरूर लड़ूंगी इनके साथ, और क्या करूं। छोटी बहनें बेचारी मासूम क्या कहती अल्लाह, मैं हैं? मासूम, मैं मासूम। आप तो आप भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन छोटी है ना वो, तो उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मासूम है। उसमें लग भी रही है, लग भी रही है। देखने में वो सैरिश मासूम लगती है। खेलती बहुत अच्छा है। हाँ। वो तो सारे अच्छे खेलते हैं। आपस में भी जब मैच लगाते हैं तो फिर टफ टाइम कौन किस बहन को देता है? अच्छा, आपस में जो है तो जब मैच होता है तो हम ये नहीं कहते कि बहन है, ओपोनेंट है जी। मैं कह देती हूँ कि हाँ बहन है, थोड़ा गुजारा कर लो, बाबा भी कहते हैं थोड़ा गुजारा कर लो, लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छा टफ फाइट खेलते हैं। इसके साथ मेरी पिछली बार मैच हुआ कराची में ही, इसी के साथ मैं सेमीफाइनल आया, तो मेरे साथ खेली, इसने मेरे साथ बहुत अच्छी फाइट किया। शौक के सैरिश बहुत अच्छा खेली है, मैंने बाबा को भी बोला, मम्मा को भी बोला, इसको भी मैंने बोला। तो ये जब कभी कभी ये दोनों मुझसे हारते तो रोने लग जाते, उस दिन ये लोग नहीं रोए थे क्योंकि इन लोगों को लगा कि यस आई प्लेड वेरी वेल। चलें, इसी तरह से आप तीनों की बॉन्डिंग, इतना प्यार आप तीनों के दरमियान कायम रहे। स्पेशली इस खेल के लिए प्यार बड़ा जरूरी है जो आप तीनों मिलके कर रहे हैं, और आपके पेरेंट्स को मैं इसका क्रेडिट बहुत ज्यादा देती कि किस तरह से वो जहाँ पर कहते हैं ना कि बेटियाँ, तो ये बस हम कहते हैं ये गोल्ड रख लो जिनकी शादियाँ कराएंगे और इन सारे मामलात के लिए, वहाँ पर आपके ख्वाब पूरा करने के लिए, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए आप लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो कि आपके हमारे हम सब के हीरो बचपन से हैं। बचपन में तो बहुत ज्यादा थे और जाहिर अभी भी हैं, लेकिन तब भी देखे तो वैसे थे, अब भी देखे तो वैसे। आप अंकल नहीं कह सकते, उनको देखते नो चाहे हम अपनी बात भी करें, अंकल नहीं कह सकते। अंकल नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं, कहना भी नहीं, बनता ही नहीं है। ही इज एजिंग ग्रेसफुली, नो डाउट। नहीं, वो उनके लिए रिवर्स एजिंग है। रिवर्स एजिंग। उनकी अदाकारी की बात करें हम, क्या जबरदस्त माशाल्लाह नाम कमाया उन्होंने। अच्छा, वो चैनल्स के नाम मैं लूंगा ना कि आप कहेंगे अच्छे चैनल भी थे, चूंकि हमारे वक्तों में वो चैनल जा रहे थे, जैसे कि STN। नहीं, मेरे वक्त में था, मैंने देखा है, STN था, बहुत पुरानी। तो बात यह है कि STN और उसका प्रोडक्शन हाउस था NTM, उसके लिए भी उन्होंने काम किया, PTV के लिए भी काम किया, और उसके बाद बहुत से चैनल्स के लिए काम किया। अगर हम कुछ ड्रामों का नाम लें, वैसे तो पहला जो ड्रामा उनके हवाले से मेरे माइंड में आता है वो तो मारियो ही आता है। हाँ, जो हमारी मेमोरी हमारी मेमोरी। अदरवाइज दूसरा आसमान, जाने अनजाने, नकाब, गरीब, शहर, आंसू, दिल लगी, और कैसी है ये दीवानगी, और कई सुपर हिट ड्रामे उन्होंने किए, क्रेडिट पर हैं ये। और फिल्म डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, काफी माशाल्लाह नाम कमाया। फिर एक लंबी उन्होंने ब्रेक ली, गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए, लोग ढूंढते रह गए कहाँ गए। हम बात करें असद मलिक की, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पहला रोजा कैसा जा रहा है? थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक हो। रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहे, मतलब अजीब सी बात है। मैं देखता हूँ अच्छे खासे सेहतमंद लोग हैं, उनके लिए रोज़ा ज़रा प्रॉब्लम करता है, उनको भूख लगती है, फिर कुछ दिनों बाद वो आदी भी हो जाते हैं, कुछ नहीं होते क्योंकि वो होना नहीं चाहते, लेकिन मेरे लिए कभी ये मुश्किल नहीं रहा, तो इसलिए आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज़ फिटनेस मैटर्स ना, कि आप अपने ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक भी हैं, आई बिलीव। यही आपके बारे में सुनना आता है और देख के भी लगता है हमें कि कैसे फिटनेस पे भी आप ध्यान दे रहे होते अपने। तो ये जो अभी आप मतलब अब हमने इंट्रो में वैसे ऐसे बोल दिया, वो कहेंगे तुम लोगों ने तो मुझे बुढ़ा बना दिया। बिल्कुल, कोई कहते हैं वैसे आपको अंकल, आप कहते हो खबरदार। मुझे बहुत अरसे से अंकल कहते हैं, छोटे बच्चे तो अब ऑब्वियसली मैं जो मुझे इतना सा बच्चा हुआ अंकल कहेगा, आई डोंट माइंड। और जो मारियो के वक्त में छोटे बच्चे थे तब मुझे मारियो अंकल कहते थे, अभी मुझे असद भाई कहते हैं। I used to say that. मैंने ना, मैं यहाँ बैठ के ना ब्रेक, मैंने कहा असद भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं सोच रहा कि बचपन में जब मैंने देखा था तो मैं उस वक्त सारे अंकल वाली बात बाकी सही के मारियो अंकल, अब हम मारियो अंकल से असद भाई हो गए हैं। एग्जैक्टली। और ये आपने कैसे किया? अब जस्ट मेंटेन रख के अंकल से भाई तक का सफर करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, आप सिर्फ कोशिश करते हैं
और अगर अपने साथ आप सिंसेयर हैं और आप ज़्यादा कुछ ना करें, अपने खाने पीने में एक ऐसा उसका पैटर्न बनाएं कि आपको फिर वो नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि आप अच्छा खाना भी खाएंगे और ठीक से नहीं खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह। तो जो आप खाते हैं उसको प्रोसेस करें। और जो 3 बेहतरीन चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ खाने के मामले में, अगर आप मोटे नहीं होना चाहते तो एक तो ये कि कभी बगैर भूख के ना खाएं, यानी खाने के ऊपर खाना ना खाएं। ठीक है, कभी भी ना खाएं, चाहे इसलिए ना खाएंगे बस खाने का वक्त है, खाना लग गया, नो, जब तक भूख ना लगे। दूसरा, हर खाने से पहले एक बड़ा ग्लास 300, 350, 400 ml का नॉर्मल और ठंडा पानी कभी ज़िंदगी से निकाल दें। ठीक है, दूर कर दें। चाइनीज हो जाए इस मामले में। नहीं, वो तो उबाल के पीते हैं ना, उसमें थोड़े पत्ते भी डाल दें और जो कुछ जड़ी बूटियाँ। तो एक ये करना है कि आपने हर खाने से पहले नॉर्मल, अगर आप चाहें तो गर्म पानी भी पी सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, वो पी लें। उसके 2 मिनट 3 मिनट बाद खाना खाना शुरू कर दें। और जितना खाना सामने पड़ा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट, उसका आधा खाएं और आधा रख दें। मतलब ऑलरेडी आधा है तो उसका भी आधा कर दें। और वो आज जो आधा बचा हुआ है उसका 2-3 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद। अच्छा, मतलब वो खाएं आप ही, लेकिन उसको पोर्शंस में डिवाइड करें अपने शॉर्ट पोर्शंस में, शॉर्ट मील्स बना लें, उसमें आपको वेट नहीं बढ़ता। तो वो अचानक जो हम अपने मैदा भर लेते हैं और उसके बाद जाहिर है आप उठा भी नहीं जा रहा होता, फिर हम सो भी जाते हैं क्योंकि ज़्यादा खा के नींद भी बड़ी आ जाती है। एग्जैक्टली, उसका बुरा असर होता है आपकी सेहत पे। मोटे भी होते हैं और आप उम्र में भी आगे चले जाते हैं। तो अगर दोनों चीज़ों को आपने रोकना है, उम्र को भी रोकना है और वजन को भी रोकना है, तो फिर आपने कम खाना है। और उम्र को रोकने के लिए सबसे जो अच्छा एंटी एजिंग है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी बैक्टीरियल भी, एंटीवायरल, हर चीज़ बुरी चीज़ का एंटी है वो, उसका नाम है शहद, हनी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने करना है कि एक बड़ा चम्मच लेके पानी के साथ या मिक्स कर लें, थोड़ा सा मीठा सा करके पी लें, शरबत सा बना के। वो तभी मजे के। 24 आवर्स के लिए आप पूरी रिवाइटलाइजेशन आपकी हो जाती है, आपको आप फ्री हो जाते हैं वरीज से और आप बिल्कुल महफूज होते हैं। तो मेरा ख्याल है पूरे रमज़ान के लिए जो हम कोशिश कर रहे थे कि कोई अच्छे से न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आ जाए और हम रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इनके साथ पूरी कमिटमेंट कर लेते हैं, आगे जरा हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, एक्टिंग करियर के हवाले से अगर बात करें, यूँ तो जाहिर है मुझे मारियो याद है, इसके अलावा मुझे भी ऐसा कुछ याद है, वो थोड़ी सी ऐसी वैसे फेवरेट सी चीज़ें याद आ रही होती हैं साथ साथ। ज़ाहिर है एक फेम मिला आपको और लोग आज तक ज़ाहिर है आपको जानते हैं मारियो और बाकी आपके प्रोजेक्ट की वजह से। इतनी लंबी ब्रेक, पीएचडी कर रहे थे बट इतनी लंबी ब्रेक? असल में तकरीबन 6 साल हो गए थे और पीएचडी मुंह से कहना तो आसान है, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो पूरी एक जॉब है। तो 2 मेजर जॉब्स आप एक टाइम पे नहीं कर सकते। आप एक्टिंग भी, अपनी प्रोफेशन भी साथ उसको भी लेके चल रहे हैं और साथ आप ये वाली पढ़ाई भी कर रहे हो इस लेवल की, जिसमें आपकी रिसर्च इतनी ज़्यादा होती है कि चेक, क्रॉस चेक, फिर काउंटर चेक और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है उसके बाद। बिकॉज आपने जिन लोगों को अपना थीसिस भेजना होता है वो तो बहुत, उसमें एक पीएचडी से भी बड़ी डिग्री होती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डीलिट। तो वो उस लेवल के लोग उसको चेक कर रहे होते हैं। तो ज़रा भी उसके अंदर कोई हल्की चीज़ हो जाए ना तो फिर वो बंदा खुद ही अपने में बुरा फील करता है यार। तो उसके लिए आपको रिसर्च इतनी पक्की और मजबूत और ऑथेंटिक होनी चाहिए कि आपको, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। वाह। सो उसके लिए आपको फिर पूरी कंसंट्रेशन, 3 साल, हाँ, 1 साल में मैंने अपना जो थीसिस था उसको 3 बार मैंने रीराइट किया ताकि मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकूं कि कंटेंट भी मोलेस्ट ना हो। और तो ये बहुत ज़रूरी होता है। वैसे जो पीएचडी करता है वो करने के बाद यही कहता है कि मैं सबको मशवरा दे रहा हूँ पीएचडी ना करना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि पीएचडी या इस लेवल की पढ़ाई, जैसे आप पढ़ते रहते हैं आपको पता चलता है, जैसे नॉलेज आपको आ रहा होता तब आप आहिस्ता आहिस्ता जान रहे होते हैं कि आपको कितना कम पता है। यू आर सपोज टू नो सो मच। आपकी 2.5 पीटाबाइट आपकी जो माइंड की मेमोरी आती है, 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स। तो अब अंदाज़ा कर लें इतना ब्रेन आपका खाली चला जाए, उसमें आप यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी इतना ठहराव है माशाल्लाह, बहुत इत्मीनान वाली जो शख्सियत होती है वो वाले वाइब आती है। रिग्रेट्स भी रहे हैं ज़िंदगी में? वो ज़िंदगी क्या जिसमें रिग्रेट्स ना हो? रिग्रेट्स सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? सबसे बड़ा रिग्रेट? सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं अपने फादर की, उनके डेथ से पहले खिदमत नहीं कर सका जो मेरा बनता था करना। और आई डोंट नो, मैं बहुत सख्त दिल का बंदा हूँ, लेकिन एक ये वाहिद टॉपिक है जब मैं डिस्कस तो नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मैं अंदर से मेल्ट हो रहा होता हूँ। सो जैसे कि अभी हो रहा हूँ। और काश मैं एक बेहतर बेटा होता, ये रिग्रेट। और आपकी इस बात से देखें कितना एक बड़ा मैसेज सब के लिए है कि जिनके पास इस वक्त वालिदैन है कि खिदमत करें, कि ये रिग्रेट ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। असद भाई, प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं कुछ साथ साथ,
लेकिन आप सारे प्रोजेक्ट्स पे हाँ नहीं करते, स्क्रिप्ट्स आते हैं आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या स्क्रिप्ट में हो कि आप कहें हाँ? देखें, कुछ ऐसा हो मेरे करने लायक तो जब मैं काम नहीं कर रहा था तो पहले 3 स्क्रिप्ट आए थे जिनमें से एक कुछ बेहतर था, फिर उसके बाद लेकिन मैं उस वक्त बहुत बिजी था तो मैंने माजरत कर ली। 2 दोबारा आए बाद में 1 साल के बाद, उनमें कुछ भी नहीं था। अब नाम तो मैं नहीं बता सकता कि वो किसके थे, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस थे, लेकिन मेरे करने का मैंने उससे यही सवाल किया, मैंने कहा असद मनी को ले रहे हैं, कुछ करने के लिए दो भी तो सही उसको इसमें। तो अब जो आया था जो ग्रीन का एक प्रोजेक्ट है फना, अभी और ऑन एयर है, जब उसकी मेरे से बात की गई तो मुझे उसमें समझ आया, हालांकि रोल बहुत बड़ा नहीं है और लेकिन साइड बाय साइड वो जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। लेकिन वही वाली चीज़ है कि आपकी मर्जी का रोल है और वो कैरेक्टर करते हुए आपको सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो रिजेक्शन की बात हुई है, रिजेक्ट करने के ज़्यादा आती है, रिजेक्ट होने के ज़्यादा आती है? इट डजंट मैटर। देखें नहीं, मैं जिंदगी के बाकी पर्सपेक्टिव, ये किसी और तरफ जा रही है, ये किसी और तरफ जा रही है, सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं कर नजर करें। रिजेक्ट ज़्यादा किया या रिजेक्ट ज़्यादा हुए? रिजेक्ट मेरे में इतना हौसले नहीं है कि मैं किसी भी बात पे किसी को भी ऐसे रिजेक्ट कर दूं। अच्छा, देखभाल के। और रिजेक्ट करने का एक तरीका भी होता है कि आप अच्छे तरीके से भी माजरत, सॉरी यार नहीं मुश्किल है, हाँ मुझे अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो तो फिर वो एक दूसरी बात है। ऐसा एक बार हुआ था, उसके बाद कभी मौका नहीं दिया किसी को। उसके बाद आपने कभी मौका नहीं दिया किसी को? एक बार की बस। वो क्या मामला था? वो ऐसा मामला कि अगर मैं बताऊंगा, वो कुछ शरीफ लोग हैं, वाकई वो शरीफ लोग हैं, नहीं हम नाम तो जरा नहीं लेंगे ऑफ कोर्स। तो वो कोई शादी वादी का कोई सीन हुआ था। अच्छा। और मेरा कोई ऐसा सच मतलब मेरी तरफ से प्रपोजल था भी नहीं। प्रपोजल हुआ, जब उनकी वालदा से बात की तो उसकी वालदा कहती हैं बेटा आपको तो एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा जी मैं 1 साल के बाद छोड़ सकता हूँ, अभी थोड़ा टाइम है, मेरी कमिटमेंट्स हैं, अगर मैं बैकआउट करूँगा तो एक तो कानूनी तौर पर भी मुझे बांध सकते हैं, सही है। दूसरा मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। लेकिन आप छोड़ने को बड़ा तैयार हो गए थे। मैं कहा 1-2 साल के बाद फिर कौन देखता, फिर शुरू आपने कहा मना लेंगे बाद फिलहाल के लिए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा देख नहीं बेटा अभी आपको छोड़ना पड़ेगा ना, असल में हमारे ख़ानदान में जो है ना, बड़ी सादा सी खातून, तुमको ये नहीं पता क्या बोलना है, कहते हमारे ख़ानदान में तो अदाकारों को कंजर कहते हैं ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने किसी कंजर को अपनी बेटी दी है। उसके बाद मैंने कहा किसी के घर उसकी बेटी का रिश्ता नहीं मांगने जाना, और नहीं गया बनता भी। अच्छा, मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत का तो पता नहीं, रिस्पेक्ट बेतहाशा थी। अच्छा, ओके। कुछ लोग होते हैं जो रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर लें, आप उनसे नाराज हो जाए, उनसे खुश रहें, आप कुछ भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता है। अच्छा, बड़ी एक इसमें एक बात पॉइंट आउट कि हम मजाक भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सर्टेन प्रोफेशंस है ना, उनके लिए भी हमने खुद ही नफरत अपने दिलों में पहल रखी हुई है कि नहीं ये इधर नहीं होता, वो उधर नहीं। मुझे लगता है कि जिसकी जो ख्वाहिश है और जो चॉइस है, उस चॉइस की रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। एक्सेप्टेंस एंड उस चॉइस को आपको रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है। और मेरी थीसिस की जो बुनियाद थी, जो इंस्टिगेट हुआ मैं, वो यही एक वाक़या था कि मैंने कहा यार मैं जो काम कर रहा हूँ, लोग कहते हैं ये हराम ये हलाल, पता नहीं कि देखूँ तो सही कि ये सही भी है कि नहीं। तो फिर मैंने कुरान के अंदर से देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं फिर इत्मीनान में आ गया। कुरान में इसकी ममानियत नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं आप चाहें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। एक आयत है जिसमें जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की जा रही है कि उसमें उनकी बात बताई जा रही है कि उनके लिए या मलूना लहू मा यशाउ, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग, जन्नात भी कहा गया, शयातीन भी कहा गया, वो उनको सर्व करते थे, उनके लिए जो कहते थे वो अमल करते थे। में महारीब हर्ब से है, हर्ब का मतलब लड़ाई भी होती है, मेहराब यानी मस्जिद, तो मस्जिद में भी हम शैतान से लड़ ही रहे होते हैं, तो मस्जिदें और हथियार बनाते थे। वो तमासील तमसील की जमा है, जिसका मतलब होता है कि अरेंज्ड एक्ट जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोग हिस्सा लें, जैसे स्टेज, ठीक है, यानी जो उसमें एक्टर होता है, मर्द होगा उसको मुमस्सिल कहेंगे, लड़की होगी मुमस्सिला कहेंगे। बिल्कुल सही। तो जब एक इतने जय्यद रसूल के लिए ये काम हो रहा है तो ये कैसे हराम हो सकता है? हाँ, हराम ये तब होगा जब इसके अंदर आप फहाशी को प्रमोट कर, उरियानी को प्रमोट कर देंगे, ये उसी वक्त हराम हो जाएगा। और आपने कन्विंस्ड है, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी किसी और स्टेज पर फैमिली में आसपास रेजिस्टेंस रही स्टार्ट में, स्पेशली इस करियर को लेकर? कभी नहीं रहा, हमेशा सपोर्टिव रहा सारा मामला? मेरे फादर जो थे ना वो बहुत ही सपोर्टिव थे। लाइक वो मेरे फादर
इसलिए नहीं कि वो मेरे वालिद थे, वो एक अजीब मतलब मैं इनका दो बातें बताता हूँ। एक तो ये कि उनसे कहना अबू जी ज़रा मुझे 5 लाख रुपए दे। ये तब की बात है जब पुरानी 90s के एंड की, यानी 2000 के आसपास, जब 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। गाड़ी आ जाती थी तो क्या हुआ, खैर है, अच्छा यार देना ज़रा। 2 दिन के बाद अभी ज़रा दे 5000 देना, जो तुमने पहले 15,000 रुपए लिए वो कहाँ है, वो पहले 2 फिर मैं दूंगा। मतलब इस तरह के थे। अच्छा, ठीक है ना, कैजुअल तो बहुत ही कैजुअल है। तेरे पैसे 5 लाख दे दे, वरना कहेंगे पिछले 15,000 के थे। वो ग्रेविटी और मैग्नीट्यूड देखते थे ना सिचुएशन का क्या है, उसके हिसाब से ऐसे तो नहीं आ गया होगा मेरे पास, चलो पूछा भी नहीं तो दे दूं। और दूसरी बात जो मैं किसी के बाप को करते ऐसा नहीं देखा, खाना खाते हुए आई वाज इन क्लास 9th, मैं स्कूल से घर आया, अब्बू के कुछ दोस्त बैठे हुए थे तो खाना चल रहा था, मैं बीच में आके ज्वाइन इन कर लिया, मैंने खाना शुरू कर दिया, उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया, वो पहले से खा रहे थे। तो स्मोकर्स की आदत होती है फ़ौरन खाने के बाद वो सिगरेट लगा देते हैं, परवाह किए बगैर कि साथ वालों को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे सेल्फिश स्मोकर होता है, याद रखिए, खुल के कह रहा हूँ बगैर डरे। मैंने उनसे कहा, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा अबू जी ये क्या है, आप मतलब खाना खा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, आप देखें सारा टेस्ट ख़राब हो गया, छोड़ नहीं सकती इसे। इस तरह उन्होंने छोड़ के he extinguished the cigarette and he never smoked again. उस वक्त सिगरेट बुझाए दोबारा कभी नहीं पिया। ये थे वो, माशाल्लाह। तो फिर अब ऐसा बाप हो तो, और आपका कनेक्शन, आपका प्यार, और जाहिर है फिर यही वजह है कि आपने जितनी मर्जी खिदमत कर ली हो, आपको वो है कि इससे ज़्यादा खिदमत होनी चाहिए। मैं कि सिर्फ जितनी एक बात खिदमत करता कम था। ट्रू, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जिनके माँ बाप उनके पास हैं उनको नहीं पता कि उनके पास क्या है, पता हो या ना हो, इनके लिए आप जो कर सकते हैं आज कर जाएं, वरना ये कल आपको ऐसे हॉन्ट करेगा आके आप सोच नहीं सकते। मैसेज ऑफ द डे असद भाई, ये अपने वालिदैन की खिदमत करें, कोई कसर ना छोड़ें। जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि आपको नहीं मालूम क्या चीज़ है आपके पास, कि जब वो खुदा ना खास्ता नहीं रहेंगे, ज़रा जाना सब ने, तब एहसास होगा कि क्या चीज़ आपसे चलेगी। ऐसे बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे हमारे इस रमज़ान और हम की पहली नशस्त में, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। वक्त बड़ा मुख्तसर था, वरना हम थोड़ी सी और गुफ्तगू भी जारी रखते। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, रमज़ान और हम में साथ रहिए। पाकिस्तान में आज पहली अफ्तारी, उसकी तैयारियां जारी हैं, शहर शहर ज़ाहिर है गहमा गहमी है, एक ज़बरदस्त मनाजिर देखने को मिल रहे होते हैं। लोग इस वक्त हर शहर के क्या करें, तो इस वक्त आपको लेकर चलते हैं 2 शहरों के जाने, पेशावर एंड लाहौर। पेशावर से हमें ज्वाइन किया अनवर ज़ेब ने और लाहौर से हसनैन चौधरी ने। सबसे पहले जी पेशावर का रुख करते हैं। अनवर ज़ेब, ज़रा बताइएगा इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फुआरा चौक फूड स्ट्रीट पेशावर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इफ्तारी की तैयारी के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लोग जो हैं वो मीठे में जो है खीर ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुरब्बे ले रहे हैं और साथ में जो चटपटे खाने हैं वो भी ख़रीद रहे हैं। पकौड़ों और समोसों के स्टॉल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो लग रहा है। इसके साथ ही जो मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, उसकी जो होटल्स हैं वहाँ पर भी लोग जो हैं ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। पेशावर के फूड स्ट्रीट में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुयस्सर होती हैं जो किसी भी पेशावरी दस्तरखान का हिस्सा या वहाँ पर लाजमी समझा जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है, शहरी जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खजूर ले रहे हैं। मशरूबात के जो स्टॉल्स हैं इस मरतबा वहाँ पर जो है लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बल्कि स्टॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है और इसकी वजह यह है कि सर्दियाँ हैं और लोग जो है ये कह रहे हैं कि आज जो हो उसको प्यास कम लगी है लेकिन भूख ज़्यादा लगी है। इसके साथ ही जो शहरी हैं वो ये शिकवा भी कर रहे हैं कि पेशावर में बहुत ज़्यादा महंगाई है और पिछले साल के मुकाबले में जो चीज़ें वो 100 रुपये और 200 रुपये में ले रहे थे, अब उसकी कीमतें 200-300 रुपये हो गई। ठीक है, यानी पहली अफ्तारी खासी जेब पर भारी पड़ रही है, चूँकि ज़ाहिर महंगाई भी है। हसनैन, शादमान में आप मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं कि आपके बैकग्राउंड में समोसे, पकौड़े, रोल सब फ्राई हो रहा है। रश ज्यादा तली हुई अशिया के स्टॉल्स पर ही है जी, क्योंकि लाहौरिया जो है वो वैसे भी खानों के बहुत ज़्यादा शौकीन समझे जाते हैं और आज पहली अफ्तारी है और अफ्तारी के लिए जो है वो तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और लाहौरियों की कोशिश है कि हर किस्म की जो अशिया हैं वो अफ्तारी के जो दस्तरखान है उस पर सजाई जाएं और बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है वो आज पहली अफ्तारी की जाए, क्योंकि लोग जो है वो जैसे ही दफातर से छुट्टी हुई तो घरों से भी मुख्तलिफ किस्म की फरमाइशें जो हैं वो उनको फ़ोन पर मौसूल हुई कि आज घर जो है वो आते हुए अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लेते आइएगा, क्योंकि बच्चों की
भी फरमाइशें हैं और खास तौर पर जो बेगमात घर में मौजूद हैं वो भी अफ्तारी की जो है वो तैयारियां कर रही हैं। तो यहाँ पे रुक जाते हैं कि वो मुझे ये बताएं कि आपके घर से आपके फोन पे क्या फरमाइश आई है, आपने क्या लेकर जाना है? आपकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि फरमाइशें आई हैं। जी बिल्कुल फरमाइशें आई हैं जी। हमें जो है वो ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि आपने आते हुए जो है वो फ्रूट चाट और दही बल्ले जो है वो ज़रूर लेके आने हैं और उसके साथ जो पकौड़े हैं, क्योंकि पकौड़े बनाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो वो जो है वो ज़रूर लेके आइएगा क्योंकि अफ्तारी के लिए जो है वो दस्तरखान को जो है वो सजाना है स्पेशल अंदाज में। और आज पहली अफ्तारी है तो पहली में जो है वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। तो हर शहरी की कोशिश है कि वो हर किस्म की जो अशिया है जिसमें फ्रूट हैं, फ्रूट चाट है, दही बल्ले हैं, समोसे हैं, पकौड़े हैं और इसके साथ साथ दीगर जो ऐसी अशिया हैं वो तमाम की तमाम लेकर जो है वो घरों में जल्दी से जल्दी पहुंचे ताकि जो अफ्तारी का जो इंतजार है, जो वक्त थोड़ा सा रह चुका है, ऐसे में महंगाई के क्या हालात हैं, रेट्स क्या हैं इन तमाम चीज़ों के? जी महंगाई जो है वो 2 से 3 रोज़ कबल तो जो है वो काफ़ी हालात बेहतर नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ, आज पहला रोज़ा है, तो आज से जो है वो महंगाई भी आसमानों को छूती हुई नजर आ रही है। महंगाई आसमानों को छू रही है और ये हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात भी कर रहे हैं कि ये रमज़ान हुकूमत का पहला इम्तिहान है कि कैसे वो इस महंगाई पर काबू पाती है। बहुत शुक्रिया, हसनैन और अनवर साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस साथ रहिए। रमज़ान और हम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद और हमारा बहुत ही ख़ास सेगमेंट क़ससुल अंबिया, जिसमें अंबिया कराम के किस्से, उनसे हम कैसे सीख सकते हैं, कितना लाजिम है हम सब के लिए उनको पढ़ना, उनको जानना, क्योंकि हर बार जब उनसे मुताल्लिक कोई बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई नई सी बात हमारे इल्म में आती है। और स्पेशली ये सेगमेंट बच्चों के लिए लाजमी है कि हम बच्चों को हमेशा सुपर हीरोज़ के बारे में बता रहे होते हैं, दुनियावी चीज़ों के बारे में अक्सर औकात उनको बता रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिशें ये चल रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली अब हम अगर देखें तो हमारे इस्लामी तारीख के हमारे कितने हीरोज़ हैं, हमारे अंबिया कराम, उनकी ज़िंदगी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, किस तरह से वो आजमाइशों से गुजरे, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बदली और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो आज चूंकि पहला रोज़ा है तो आज ही की मुनासबत से हम बात करेंगे अपने इस सेगमेंट में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, वो इंसान जिन्हें अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। और अल्लाह ने दुनिया में जब कुफ्र और बुराइयों के फैलने से रोकने के लिए दुनिया में पैगम्बर मुकर्रर किए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना पहला खलीफा मुकर्रर किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा, उनको उनकी पसली से ही तख्लीक फरमाया। कुरान करीम में 25 मरतबा उनका जिक्र आया है। तो आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक, उनकी तख्लीक से मुताल्लिक बात करेंगे। हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर खुर्रम इलाही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस खास सेगमेंट के लिए और ज़रा 30 डेज़ आप हमारे साथ इस सेगमेंट में होंगे। आज चूँकि पहला रोज़ा और इसी की मुनासबत से ये चुना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कायनात के पहले इंसान। मैं ज़रूर चाहूँगा कि जब हम तख्लीक की बात हम करते हैं, तख्लीक की क्या कहानी है उनकी? पहले जो सबीन ने बात की वो भी शुरू कर लें। अब ये सेगमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन किस्सों में इबरत है अक्लमंदों के लिए। तो भाई बच्चों, आपने पहले प्रूव करना है कि आपको हम एक तवातुर दे रहे हैं कि कदीम इंसान, पहले इंसान से लेकर हम आपको पूरा सफ़र कराएंगे आज तक, ताकि आप एक तसलसल ढूंढ सकें कि मैं जदीद दौर में जो मौजूद हूँ ये एक तसलसल के सिलसिले में मौजूद हूँ। और अगर शुरुआत मालूम ना हो तो वो जॉन का शेर है कि समझ में ज़िंदगी आए कहाँ से, पड़ी है इबारत दरमियाँ से। तो भाई किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका ओरिजिन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत आम बात है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम ही, उसके मीनिंग ही है मट्टी से बने हुए। तो आदम के मानी मट्टी से बना हुआ होते हैं। इसीलिए आप देखें कि इंसान को तकब्बुर के ख़िलाफ़ कहा गया, क्योंकि मट्टी हमेशा ज़मीन की तरफ वापस आती है, इसके अंदर एक हम्बलनेस होती है। इवन हिब्रू ज़ुबान में भी, जो तौरात की ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसमें भी समवन मेड फ्राम द रेड डस्ट, उसको आदम कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 मुख्तलिफ जगह जिक्र किया, लेकिन 3 तरह से है। एक है कि खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, एक है कि गारे से पैदा किया, और एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो सूरह नूह में आयत नंबर 17 है कि उनको ऐसे पैदा किया जैसे नबातात, पौधों की तरह पैदा किया। अब यहाँ हमारे जदीद बच्चों की, हमारे आजकल के मुसलमानों की, हमारे वो जो रोज़ेदार हैं जो जानते हैं कि जहाँ कुरान रोज़ा रखने पर आपको लाजिम करा रहा है, वहीं आपको उलिल अलबाब भी बना रहा है, तफक्कुर और तदब्बुर करें। तो आप ये देखिए वहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबातात की तरह हमने आदम अलैहिस्सलाम को उसमें पैदा किया और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। अब ये बहुत अहम बात है जिस पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, अज़ कुजा मी आए दी आवाज़ दोस्त। मट्टी तो नॉन लिविंग थिंग होती है, तो ये लिविंग थिंग कैसे बन गई? यकीनन इसको किसी ऐसी शय का हाथ लगा है जो हय्युल क़य्यूम है।
यानी कि किसी ताकतवर जिंदा शय जिसको कभी मौत ना आएगी उसने इस मट्टी को छुआ तो ये मट्टी गुफ्तगू करती है, वरना ये गोश्त तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जानवर का। तो अज कुजा में आए दी आवाज़ दोस्त। तो आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बल्कि हज़रत अमीर खुसरो ने भी कहा कि ये थोड़ा बच्चों के लिए रुमानियत पैदा करने के लिए है। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा कि जब रूह को हुक्म हुआ कि जाओ जिस्म में, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं पाक और ये मट्टी, और इस मट्टी में तो पानी दो तो ये पसीना बन देती है, खाना दो तो फुजला बन जाती, मैं क्यों जाऊँ। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने अमर को कहा कि वो दरतन दरतन दरां दरान दरतन, चली जाओ और वो चली गई और मट्टी से इंसान नमूदार हुए और हमने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। और आदम अलैहिस्सलाम जो कि कुल इंसानियत के वालिद हैं, वो दुनिया में तख्लीक है आ गए। और सबसे अहम बात कि वो आर्कीटाइप हैं, वो आर्कीटाइप हैं जिनकी बदौलत जिस निस्बत से हम सब दो टांगों पर हैं, दो हाथ रखते हैं, दो आंखें रखते हैं, तो उस वजह से हैं। मगर बात यहीं नहीं रुकी। अल्लाह ताला ने पैदा करते ही तमाम इंसान जो उस ज़माने में पैदा होने थे वो आदम अलैहिस्सलाम के साथ रखे और उनसे एक वादा लिया। ये भी बहुत ज़्यादा बच्चों के इल्म में होना चाहिए कि शायरी में आप सुनते हैं, पहले रोज़ में लड़ इश्क दिल लगी, रब बख्शिया कुल हिसाब मेरा, या अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो सब ने कहा कालू बला आप। अब ये किस्सा आदम की सबसे मशहूर बात है, यानी कि नेचुरल पोजीशन मजहबी होना है। इसीलिए जब कोई गैर मजहबी होता है तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब उसे कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, क्योंकि नेचुरल पोजीशन, जब तुम ओरिजिन में थे तो तुमने माना था वो तुम्हारा खुदा है, जब तुम ओरिजिनल वर्जिन स्टेट के अंदर मौजूद थे। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के ऊपर। और जब चूँकि पहला इंसान उसकी तख्लीक हुई, फरिश्तों का पहले इंसान की तख्लीक पर पहला रिस्पॉन्स क्या था? मैं हमेशा ये समझाना चाहता हूँ कि इंसानों की लीडरशिप के ऊपर सबसे पहले फरिश्तों ने उंगली उठाई थी कि फरिश्तों ने हक से इकबाल की गम्माजी, गुस्ताख करता है फितरत की नाबंदी, कि फरिश्ते सबसे पहले कहते हैं अल्लाह तो आप इसे पैदा मत करें। सूरह बकरा में जिक्र मिलता है ये नीचे जाके लड़ेगा, तो अल्लाह ताला ने वहाँ दिफा दिया और कहा काला इन्नी आलमु माला तालमून, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। और आप ये देखिए कि शुएब वहाँ पे सबीन, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये सिविलाइजेशन देगा, ये टेक्नोलॉजी करेगा, स्पेस ट्रैवल करेगा। अल्लाह ताला ने एक बहुत बुनियादी बात की, इसके पास इस्म है, नातिक है, गुफ्तगू है, ये अल्फाज में मानी भर सकता है, ये चीज़ों को नामों से पुकार सकता है, ये चीज़ों को उनकी मटीरियल वैल्यू से भारी कर सकता है सिर्फ उनको नाम देके। सो ही इज़ द वन हु विल रन द अफेयर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि ये गुफ्तगू कर सकते हैं। इसीलिए अशरफुल मखलूकात बने ही आप जिस फैकल्टी पे हैं वो गुफ्तगू है। तो हमारे बच्चों को फिक्र करनी चाहिए। अब हम 70 लफ्ज़ों में आजकल पूरी कायनात समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कभी नहीं हो पाएगा। अल्लाह ताला एक एक कलब आफिदा मुख्तलिफ तरह मुख्तलिफ कैफियत के लिए मुख्तलिफ अल्फाज मुतारिफ कराते हैं ताकि बड़ी हकीकत तुम्हारे सुपुर्द हो जाए। और हम कायनात को उतना ही बेहतर जानते हैं जितने बेहतर अल्फाज हमारे पास होते हैं। और ये बात भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताई गई। और खुरम ये भी हमारी एक कोशिश है इस सेगमेंट के थ्रू कि हम एजुकेट कर सके, बता सके हमारी तारीख, स्पेशली इंसानों की तख्लीक कैसे हुई और क्या क्या जिम्मेदारियां हमारे ऊपर, अशरफुल मखलूकात की तो हम बात करते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद होती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमने शुरुआत की, लेकिन ज़ाहिर है इतने कम वक्त में इसको कवर करना अभी ज़ाहिर है मुश्किल है, लेकिन हम कल दोबारा इसका जिक्र ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक की अगर बात की जाए तो रहमतों और बरकतों का ये महीना है, साल में एक मरतबा ही आता है, लेकिन इससे जितना फ़ायदा उठाया जा सके हम सबको उतना ही फ़ायदा इससे उठाना चाहिए, क्योंकि जो आदात हम डेवलप कर लेते हैं इस महीने में वो आदात आगे चलकर हमारे साथ रहती हैं और इसके असरात रहते हैं। अच्छा, अब वो जाहिर है शुएब सेहत के हवाले से हो, इबादत का मामला हो, या दूसरों के एहसास का बात हो, या फिर अल्लाह ताला से कुर्बत की बात हो, तो जिस तरह का ताल्लुक़ हम कायम रखते हैं पूरे 29-30 दिन इस पूरे महीने में, तो वो हमारे अंदर वो हैबिट्स, वो बातें वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये तब्दीली कैसे लाई जाए, किस तरह से इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा तमाम इंसान, तमाम मुसलमान इसका फ़ायदा उठा सकें, तो इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? रमज़ान मुबारक हो आपको, पहला रोज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर रमज़ान का महीना देखना नसीब फरमाया। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भरपूर तरीके से नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और उनको अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। बेशक ऐसे ही है। और राजा साहब, जब हम बेहतर तरीके से रमज़ान गुजारने की बात करते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से इबादत करने की बात करते हैं, लोगों से एहसास बरतने की बात करते हैं, अल्लाह से करीबी ताल्लुक़ की बात करते हैं, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि अभी ज़रा आगाज़ है,
कैसे इस महीने हम प्लेज करें अपने साथ कि हमने ये काम इस अंदाज से करना है कि हमारी अच्छी आदत डेवलप हो जाए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। वो इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है, वो कहते हैं इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तरफ जा रहे हैं और आपका प्लान ही नहीं है, इसका मतलब है कि आप फेलियर के लिए तैयार हैं। तो रमज़ान का महीना आप इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि जिस तरह मुझे याद है कि मैंने रियलिटी शो को ही देखा था जिसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको ये कहा जाता है कि आपके पास एक शॉपिंग कार्ट है और शॉपिंग मॉल में आप जाएं और 2 मिनट के अंदर अंदर जितनी भी चीज़ें आप उसमें समेटना चाहें आप समेट सकते हैं, और फिनिश लाइन आप क्रॉस करेंगे तो जितना सामान आपने इकट्ठा किया होगा वो तो आपका होगा ही होगा, प्लस इसका जो वैल्यू होगी वो हम आपको नकद कैश में भी दे देंगे। अब आप देखें, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि कोई भी बड़ा सा जनरल स्टोर है, वहाँ पे आप शॉपिंग कार्ट लेके जाएं, 2 मिनट का वक्फा है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेटजाइज करोगे कि भाई 2 मिनट में मैंने क्या कुछ लेना है, क्योंकि सामान तो बहुत सारा है। तो उसमें जो लोग विनर साबित हुए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्लान ये बनाया कि सबसे पहले हम जाएंगे मोबाइल फ़ोन सेक्शन में, वहाँ से जाके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन साइज़ में छोटा है लेकिन वैल्यू में बहुत ज़्यादा है, तो जो एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है सबसे पहले वो डाले। फिर वो कैवियार का सेक्शन था, वहाँ चले गए, वो भी साइज़ में छोटा है लेकिन एक बड़ा एक्सपेंसिव फूड आइटम है, वो डाला। तो उन्होंने क्या किया, 2 मिनट के अंदर अंदर इतना कुछ समेट लिया कि वो अच्छी खासी मालियत की चीज़ बन गई। अब वो शख्स बड़ा बेवकूफ़ होगा जो शॉपिंग कार्ट में टिश्यू पेपर डाल रहा हो, टॉयलेट रोल डाल रहा हो, यानी वो जगह भी ज़्यादा घेरेगा और उसकी वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो समझ लें ये छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है। रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से लूट से लगी हुई है कि जिसने नेकियां समेटनी है वो समेट ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, जितने भी सरकश शयातीन हैं उनको जंजीरों में जकड़ लिया गया, और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और यकीनन इस महीने में जिसने अपने आप को बख्शवा लिया, समझ लें कि वो कामयाब हो गया। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि बद्दुआ फरमाई, उसके लिए बद्दुआ की जिब्रील अमीन ने कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाह नहीं बख्शवा सका, और उस पर आमीन कहने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप खुद सोचें कि ये इतनी बड़ी अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने आप को बख्शवाना चाहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने नामा अमाल में ढेरों ढेर, जिसको कहते हैं ना टनों टन नेकियां भर लें, तो ये वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से आपको आई हुई है। 29-30 दिन का मामला है, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मेंटली तैयार करें कि मैंने कुछ काम करने हैं। तो उसमें बेसिक्स से मैं कहता हूँ स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, यानी सबसे पहले अपनी नमाज़ों पे आ जाएं। सही, यानी क्योंकि नमाज हमारी सबसे अहम चीज़ है। नमाजें अगर आप फ़र्ज़ नमाजें पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल और जो आपकी सुन्नतें हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। अगर फ़र्ज़ नहीं पढ़े तो बराए मेहरबानी रमज़ान का महीना आया हुआ है, इसमें ज़रा थोड़ी कोशिश कर लें कि आपकी नमाजें ऑन पॉइंट हो जाएँ। उसके अलावा ये कुरान का महीना है, तो कुरान के साथ एक तो तिलावत का मामला तो रहता ही है और उसका बहुत अजर है। जिस तरह हदीस में आता है कि अलिफ लाम मीम जो है तो ये 3 हरूफ हैं, लेकिन हर हर्फ पे आपको 10 नेकियां मिलती हैं। तो अलिफ लाम मीम की 30 नेकियां होंगी। लेकिन इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान की एक आयत को भी अगर समझ कर पढ़ा जाए, गौर व फिक्र के साथ, तदब्बुर तफक्कुर के साथ, इस नीयत के साथ कि इस पर अमल करना है, तो इसका अजर जो है वो पूरा कुरान पढ़ने से ज़्यादा है जो बगैर समझे पढ़ा जा रहा है। तो कुरान की तिलावत भी करें, ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ समझ के पढ़ें ताकि हमारे ऊपर उसका एक इम्पैक्ट हो, हमारी शख्सियत में एक निखार आए। क्योंकि असल में जो देखने वाली बात है ना वो ये कि रमज़ान के महीने में आप जब दाखिल हुए थे तो कैसे थे और जब रमज़ान से बाहर निकले तो कैसे थे। तो क्या आपके अंदर कोई तब्दीली आई है कि नहीं? और ये आपने ये मुझे लगता है ये सिर्फ सेल्फ एनालिसिस हो सकता है। ऐसा ही है। देखिए, या तो आपके पास कोई उस्ताद मोहतरम हो, कोई आपके ऐसे कोई टीचर हो, कोई मेंटर हो, कोई मुरब्बी हो जो आपका एनालिसिस करें, क्योंकि हर बंदे के पास वो एक्सेस नहीं है। तो आप अपना मुहासबा खुद करें, जैसा कि उमर इब्न ख़त्ताब जो है रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि अपना हिसाब खुद लगा लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो आप ये देखें कि रमज़ान से पहले मैं कहा हूँ, तो मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। 2 आदतें अपने अंदर से माइनस कर लें और 2 प्लस कर लें। 2 आदतें कोई सी भी अपने अंदर आइडेंटिफाई करें कि जी फॉर एग्जांपल मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मेरे अंदर सब्र नहीं है, या मैं शायद अल्लाह का उतना शुक्र अदा नहीं करता जिस तरह मुझे करना चाहिए, या मैं लोगों से हसद बहुत करता हूँ, या मुझे जो है ना कोई शहवत के जो गुनाह हैं उसकी तरफ ज़्यादा मैं माइल हो जाता हूँ। तो उन 2 कोई टॉप के जो आपके मसले हैं ना उनको आइडेंटिफाई करें। किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है, आपके रब को पता है। और 2 ऐसी चीज़ें जो आपको पता लगता है कि मुझे पॉजिटिव अपनी लाइफ में लेके आनी है। मिसाल के तौर पे मैं कुरान शायद ज़्यादा नहीं पढ़ता, मुझे पढ़ना चाहिए। शायद मैं ज़िक्र अज़कार ज़्यादा नहीं करता, शायद नमाज के बाद मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ता हूँ, सलाम फेरता हूँ और भाग जाता हूँ। शायद मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए, मुझे 4 कुल पढ़ लेनी चाहिए, मुझे कुछ ऐड करना चाहिए। शायद मैं एक लोगों का एहसास नहीं करा किसी खास रिश्ते का, उसका कर लूँ। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल देखें, पुल सिरात पर कई वो लोग पकड़े जाएंगे जो नमाज रोज़े में तो बहुत आगे थे लेकिन कता ताल्लुक ही करते थे। बिल्कुल। तो आप आइडेंटिफाई करें, मे बी मेरे जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें से मैंने किसी के साथ ताल्लुक जो है वो ख़राब किया हुआ है, या फॉर एग्जांपल मैं किसी के हुकूक पूरे नहीं कर पा रहा,
या मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बिज़नेस के अतबार से, अपनी जॉब के अतबार से मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ग्रीन स्ट्रीम्स के अलावा कोई रेड स्ट्रीम भी आई हुई, यानी कि एक तो मेरे हलाल इनकम आ रही है ना, एक जगह से कहीं ना कहीं शक मुझे पड़ा है हराम भी आ रही है, उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। सो आइडेंटिफाई 2 थिंग्स जो कि आपके अंदर नेगेटिव है, जो आपको लगता है कि मुझे एलिमिनेट करनी चाहिए, एंड 2 थिंग्स जो आपको लगता है पॉजिटिव ऐड करनी चाहिए। मैं कहता हूँ रमज़ान में यही कर लेना, तो मैं कहता हूँ सलाम है आपको, क्योंकि आपने असल जो मकसद है ना रमज़ान का वो पा लिया। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहलों पे भी किए गए थे। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर खुदा खौफी आ जाए, तुम गुनाहों से बच जाओ, तुम अपने आप को बेहतर कर लो। असल मकसद ये था। अच्छा, आपने बड़ी एक बात ऐसी की ना कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले किए गए, तो मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे आज इससे मुताल्लिक कि पहले जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए पहले की कौमों पर, उसमें और आज के रोज़ों में क्या फ़र्क है? बिल्कुल, तो मुख्तलिफ जितने भी हमारी अक़वाम आती रही उनके बारे में बाज़ रिवायात में मिलता है कि उनके ऊपर जो रोज़े थे उनकी नौयत फ़र्क थी। या तो दौरानिया लंबा था, या फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे का रोज़ा है, या उससे भी ज़्यादा 48 घंटे का रोज़ा है, इस तरह का मामला था। या फिर ये था कि रोज़ा उस तरह से है लेकिन उसमें पानी की इजाज़त है, बाकी चीज़ें आप कुछ नहीं खा पी सकते। तो इस किस्म के बनी इसराइल पर जो थे और उससे पहले थे मुख्तलिफ तरह से, यानी रोज़े की मुख्तलिफ किस्में रही हैं। लेकिन फिर जो आज हमारे पे फ़र्ज़ है ये वो है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में डिफाइंड है, जिसमें हम लोग सुबह फजर से लेकर मगरिब तक तमाम चीज़ों से परहेज़ करते हैं, हत्ता कि अपने जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं उनसे भी हम इज्तिनाब करते हैं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि जहाँ पे अल्लाह ताला को हम ये बात साबित करते हैं कि ए अल्लाह तू अगर हमें हुक्म दे तो हम तो हलाल से भी पीछे हट सकते हैं, हम तो हलाल भी तेरी रज़ा में छोड़ सकते हैं, तो हराम क्या चीज़ है। और ऐसे वैसे भूख प्यास नहीं है क्या? आप सिर्फ भूखे प्यासे हैं तो बस आपका रोज़ा हो गया? सारे ये जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं इन पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, जो कि हम नहीं कर पा रहे होते बाज़ों का। देखिए, एक तो वो हदीस आती है ना कि अल्लाह ताला को तुम्हारे फाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते रमज़ान के महीने में। अगर एक इंसान गीबत भी कर रहा है, चुगली कर रहा है, फौज गुफ्तगू कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, तो ये कैसा रोज़ा है? ये कैसी अल्लाह की इबादत है जहाँ पर आप हर किस्म की फजूल बात जो है वो आप कह रहे हैं। दूसरी बात जो आपने इशारा किया ना कि सिर्फ भूखा रहना नहीं है, लेकिन रमज़ान के महीने में आपको जो ट्रेनिंग कराई जा रही है ना वो है कि आप अपने आप को खाने पीने से रोक दें। खाने पीने से रोकना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप खाना पीने से दूर रहेंगे ना ज़्यादा देर के लिए तो आप मर भी सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती है, बंदा मेल न्यूट्रिशन से मर जाता है। तो खाना पीना जो है उससे रोकना ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन और इसकी वजह से लोग अस्पताल में पहुँच जाते हैं। लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं है जो गुनाह ना करने की वजह से अस्पताल पहुँचाओ। बिल्कुल। तो अगर आप खाना पीने से रोक सकते हैं, जो कि ज़्यादा बड़ी चीज़ है, आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, गुनाह आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। गुनाह के लिए अल्लाह ताला ने आपको हलाल अल्टरनेटिव भी दिए हैं। अगर कोई चीज़ अल्लाह ने हराम की है तो हलाल भी की है, तो उससे रुकना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला को हमने ये साबित करना कि अल्लाह हम अपने ऊपर हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि हम तेरे हुक्म से हलाल भी छोड़ सकते हैं। तो फिर अल्लाह पूछेगा कि भाई तू मेरी वजह से हलाल छोड़ता था तो तू क्या सारा साल हराम नहीं छोड़ सकता? बिल्कुल सही बात है। तो हमें इस पे फोकस करना है। और रज़ा साहब, एक की नेकियां समेटना और एक अपने गुनाहों की माफ़ी, इन दोनों में बैलेंस रखना है इस रमज़ान में ये भी बड़ा अहम है, चूँकि ज़रा नेकियां भी समेटनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम भी करने का सवाब ज़्यादा है, लेकिन जो पहले बहुत सी ख़ताएँ हुई हैं, बहुत से गुनाह किए, वो सगीरा भी हैं, वो कबीरा भी हैं, उनसे माफ़ी मांगना। अब चूँकि पहला अशरा रहमत का अशरा, अब अल्लाह से जब हम रहमत की उम्मीद, ठीक है आगे तो मग़फ़रत की बात हम करेंगे, लेकिन रहमत ही के अशरे में मग़फ़रत कितनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह के रहमत के उसमें हम कहें कि अल्लाह इतना रहीम है कि हमें माफ़ कर देगा। सही। देखिए, आपने जिस तरफ इशारा किया है ये ज़ाहिर सी बात है कि हमारे दीन में ना पहले खौफ खुदा की वजह से, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से इंसान गुनाहों को छोड़ता है। उसके बाद जितनी नेकियां आपने कमानी आप कमाएं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपने कमरे में एसी ऑन करना है तो पहले बराए मेहरबानी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लें, उसके बाद एसी चलाएंगे तो फ़ायदा होगा। अगर खिड़कियाँ दरवाजे खुले हैं और एसी चल रहे हैं, वाह, तो आपने तो बात ही मुकम्मल कर दी। ठीक है, कि ज़ाहिर है बदी के रास्ते से हटना पड़ेगा अगर नेकियां करनी है। बिल्कुल, वरना आप अपनी नेकियां ज़ाया कर रहे हैं। एक तरफ से आपने देखें नलका खोला हुआ है, पानी निकले जा रहा है, उधर से पानी आ भी रहा है, फायदा नहीं है। तो नेकियां कमा रहे हैं, आग में डाल रहे हैं, कमा रहे हैं, आग में डाल रहे हैं। इस तरह नहीं करें। नेकियां कमाना और उनको महफूज रखना, दोनों चीज़ें बड़ी अहम है। गुनाहों से बचना है और नेकियां समेटनी है। बेशक। ऐसा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे साहम सेगमेंट में रमज़ान और हम, जिसमें हमारा साथ है। और इसी तरह से डेली बेसिस पर हमारी कोशिश यही होगी कि हम
सीखें इस रमज़ान में अच्छी आदत, हम सीखें कैसे गुनाहों से बचना है, हम सीखें कैसे इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, कैसे अल्लाह की रहमत का ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल करना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। मिलवाएंगे ऐसी काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी से जो आसमान को छूने की ख्वाहिश में निकली और जल्द ही अपने आज़म से, अपनी हिम्मत से अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया और अब कनाडा में लोगों को आसमानों की सैर करवाती हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कैनेडियन कमर्शियल पायलट ज़ीरत इमरान की, जो कनाडा में एयर टैक्सी फ्लाई करती हैं। तो आज उनसे करते हैं गपशप। ज़ीरत, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थोड़ा जर्नी शेयर कीजिएगा अपना, कैसे आपने ख्वाब देखा पायलट बनने का और फिर इस ख्वाब को पूरा किया। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये मेरा बचपन का ही था, मुझे शौक था जहाज़ों का, और मेरे जो फादर हैं वो एयरफोर्स में थे, पायलट थे वो, तो उन्हें देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड थी कि मुझे इनके जैसा ही बनना है। एयरफोर्स में तो खैर मैं नहीं गई, बट पायलट मैं बन गई हूँ। तो उनको देख के शौक चढ़ा। फिर उसके बाद जब मैं हाई स्कूल में आई तो फिर हमने सोचा कि अच्छा आगे आगे क्या पढ़ना है। तो फिर मैं कहा बिजनेस तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसके साथ साथ क्या करना है। तो अब्बा ने कहा कि तुम जो हो ना पायलट बन जाओ, लाइसेंस ले लो, अपनी बिजनेस मीटिंग्स में खुद ही उड़ा के जाना। तो इतना फैंसी उन्होंने मुझे दिखाया, मैं कहा हाँ ये बड़े मजे की चीज है। तो फिर इसके बाद ज़ीरत, जब पहली सोलो फ्लाइट, जब पहली मर्तबा जहाज उड़ाया तो कैसी फीलिंग थी? मेरी फर्स्ट आई थिंक वो बहुत ही सरियल थी। लाइक मुझे मतलब इंस्ट्रक्टर तो चला गया, तो मैंने कहा जो करना है खुद ही करना है, ठीक है, ऊपर भी लेके जा रहा है और नीचे सही सलामत भी लेके आना है। तो वो जो फीलिंग थी ना, इतनी एम्पावरिंग फीलिंग थी, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड कि मैं ये कर सकती हूँ ना, तो देयर इज नथिंग कि मैं एज अ कमर्शियल पायलट क्या रूटीन होती है वहाँ, माहौल क्या होता है, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होती हैं, थोड़ा शेयर कीजिएगा। जी, तो अभी हम लोगों ने जो एयर टैक्सी है, आई एम एक्चुअली अ डायरेक्टर ऑफ स्काई विंग्स एज वेल। तो हमने शुरू जो किया है, हम लोगों ने कराची में अपने ऑपरेशन शुरू किया एंड आई एम इन कनाडा नाउ, सो आई एम आल्सो वर्किंग ऑन आवर ऑपरेशंस इन कनाडा। तो ये हमने जो आइडिया आया था हमारे दिमाग में, हम लोगों ने शुरू पाकिस्तान से ही किया था और ऑफिशियली अभी हमने कराची में लॉन्च किया है और अभी सिंध और बलूचिस्तान के हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह सून उधर भी एक्सपैंड करेंगे, पंजाब और केपीके की साइड। और जो कनाडा में है, इसी तरह हमें आइडिया आया था। आइडिया तो इस तरह आया था कि फैमिली में मैं सबको लेके जाती थी, तो फिर बाहर वाले भी कहने लगे अच्छा हमारी बारी कब है, हमारी बारी कब है। तो मैंने कहा ये तो इसकी काफी डिमांड है, तो ये जो है ना ये हमें परस्यू करना चाहिए। तो उधर से हमें आइडिया आया है एंड इट्स जस्ट कि किसी ने बुकिंग करनी है वो बुकिंग कराए एंड यू टेक और ज़ीरत, कराची में जो एयर टैक्सी स्टार्ट हुई है, ये ज़ाहिर है कि आप लोग लेकर आए और सिस्टम भी यहाँ पर अलग है। तो एक्चुअली मैं बैक एंड फोर्थ करती हूँ कराची और कनाडा, तो आई एम आल्सो लाइक हेल्पिंग रन द ऑपरेशंस इन पाकिस्तान एंड अभी आके मैं फिर कन्वर्जन भी कराऊंगी और फिर मैं उधर भी फ्लाई करूंगी। दैट्स ग्रेट। आपने इससे पहले केस को भी एक्सपैंड किया जाएगा कराची एंड कोयटा से ऑनवर्ड्स पूरे मुल्क में, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, फ्लाइंग जब इसकी हम बात करते हैं, डर वाला एलिमेंट ये कभी रहा आपकी ज़िंदगी में? एलिमेंट ऑफ फियर कभी रहा ही नहीं? आई थिंक डर जो है ना, मुझे सबसे पहली फ्लाइट में थोड़ा सा मुझे डर लगा था, क्योंकि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि कैसी होगी क्या होगी। हम तो बड़े जहाज़ों में एयरलाइन इधर से उधर जा रहे होते थे, तो जब आप छोटे ससना में बैठते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आप टेन के डब्बे में बैठे हो और वो एकदम से बस हवा में आ गए। तो वो जो था ना, इट वाज वेरी लाइक ओ ये क्या हो गया, ये उड़ कैसे रहा है, इट वाज लाइक कंफ्यूजिंग सी फीलिंग थी। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा डर लगा, पर थोड़ी देर बाद वो भी चला गया। और ज़ीरत, एक सवाल जो ज़ाहिर है आपसे भी पूछा जाता होगा और हम भी आपसे ज़रूर पूछ लेते हैं, सिर्फ जहाज चलाना आता है, आई मीन उड़ाना आता है, या फिर उसके बारे में सब पता भी है मैकेनिकली? जहाज का मुझे सारा कुछ पता है। एक्चुअली आई यूज्ड टू बी अ एयरक्राफ्ट फ्यूलर टू। मैं फ्यूल भी भरती थी जहाज में, मैंने सारे काम किए हुए। मैं बाइक भी चला लेती हूँ एयरपोर्ट पे कभी कभार जब मूड हो। ज़ीरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। नाज़रीन, इसी के साथ आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।